हेलो बच्चों, ये लिंक्स दे रखा है कुछ, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और सीधे आते हैं एमईसी की रिकॉर्डिंग पे और उसके पढ़ने पे, ठीक ना। सबसे पहले आते हैं बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इस तरीके का एक वायर है, 3D डायग्राम बना रखा है। पहले तो इसको आसानी से समझ में आ सके तो इसको 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ले लेना एक्स, यहाँ पे ले लेना जेड। और पहली बात तो इस वायर की वजह से ओरिजिन पे फील्ड जीरो, इस वाले वायर की वजह से ओरिजिन पे फील्ड जीरो। जो भी फील्ड आएगी इस वायर की वजह से आएगी। ये वाला वायर इस ओरिजिन के लिए सेमी इनफाइनाइट वायर का काम करेगा। तो और ये करंट की डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव आई में है। तो अगर ये जेड है, ये एक्स है, तो पॉजिटिव आई आउटवर्ड्स होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो करंट होगी ऐसे पॉजिटिव आई में। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ए और ए का मतलब ये होगा √2a, √2a होगा। इस वायर की वजह से करंट अगर इधर है तो ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी बच्चे इधर बी, ठीक है। और ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल भी होगा 45 डिग्री। बी का कंपोनेंट कर लेना, ये वाला कंपोनेंट बी cos 45 यानी b/√2, और ये वाला कंपोनेंट आएगा फिर से b/√2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर इस ओरिजिन पे आप लिखना चाहो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा -i कैप प्लस यहाँ पे आएगा +k कैप। और ध्यान से देखो तो एक ही ऑप्शन है जिसमें -i कैप + k कैप है, तो ये आंसर होगा, आंसर होगा सी। तुम चाहो तो बी की वैल्यू पुट कर दो μ0I/4πr, और आर की वैल्यू पुट कर देना √2a। तो वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी। बाकी एग्जाम में आंसर देने के लिए तो यहीं से समझ में आ गया, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये था बच्चे, ऑप्शन सी आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर का जो एक्सिस है वो वाई डायरेक्शन में है, और ये सिलेंडर इनफाइनाइट लॉन्ग है। और अगर इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है वाई डायरेक्शन में, तो वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, वाई की हर एक वैल्यू के लिए किसी गिवन एक्स और जेड पे मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। तो इस वायर का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करते हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में ले लेना एक्स, इस डायरेक्शन में ले लेना बच्चे जेड। ये एक्स है, ये जेड है, तो k क्रॉस आई जे इधर होगा, वाई डायरेक्शन नीचे होगी, ठीक है। तो इस वायर में फ्लो करने वाली करंट होगी इनवर्ड्स। वाई को 0 लेके सॉल्व करते हैं, तो x r/2 है, जेड की वैल्यू r/2, तो पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस अगर स्मॉल r लेते हो तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी बच्चे r/2 √2, ये हो जाएगा r/√2। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एम्पियर्स लॉ यूज़ कर लेना, या डायरेक्ट तुम चाहो तो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में है एग्जैक्ट देख लेते हैं। करंट की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है, पॉइंट इधर है, थंब इधर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में आएगी मैग्नेटिक फील्ड बी। फिर से वही काम, ये वाला एंगल फिर से 45 होगा, ये वाला एंगल भी आएगा 45। तो बी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा वाला कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा बच्चे b/√2। ये वाला कंपोनेंट भी आएगा b/√2। तो यहाँ पे होगा +i कैप, जेड की अपोजिट है तो -k कैप, +i कैप -k कैप, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर है। आंसर देना बहुत आसान है यार, ठीक है ना। +i कैप -k कैप, डायरेक्शन से ही काम बन गया। बाकी कैलकुलेशन करना हो तो सॉल्व करते रहो। एम्पियर्स लॉ यूज करने के बाद बी की वैल्यू कितनी होती है यार, ठीक है, μ0I/2r² इंटू स्मॉल r, यही तो होता है। μ0I/2πr होता है ना, 2π। थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो एम्पियर्स लॉ यूज कर लो, B.dl = μ0I। B.dl की वैल्यू हालांकि आंसर आ चुका है, बस समझने के लिए, b × 2πr μ0I, आई की वैल्यू टोटल करंट I है, अपन टोटल एरिया πr² इंटू एम्पेरियन लूप की एरिया πr²। सॉल्व कर लो, बी μ0I/2πr² इंटू स्मॉल r होता है, स्मॉल r की वैल्यू r/√2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया ए, ठीक, आंसर ए है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ये सेमी सर्कुलर लूप है, ये जेड और वाई प्लेन में है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, तो नेगेटिव एक्स में। और ये वाला एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में करंट ऐसे है, ये नेगेटिव जेड में, नेगेटिव वाई में, सॉरी नेगेटिव वाई में। और सेमी सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड B = हो जाएगा, अगर इसको नाम B देते हो तो ये भी होगा, और इस B की वैल्यू आएगी बच्चे μ0I/2r। ये तो पूरे सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल है तो इसका आधा होगा /4r। तो अगर नेट फील्ड निकालना हो तो ये μ0I/2r
4r होगा, ये भी म्यू नॉट आई बाई 4r होगा, दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी √2b। तो √2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चे म्यू नॉट इंटू आई बाई, ये हो जाएगा 2√2 इंटू आर। पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पूछा है, चार्ज पे फोर्स पूछा है, ठीक है, लेकिन चार्ज का मोशन है वो x डायरेक्शन में होता है, तो चार्ज की वेलोसिटी x में है, x में। तो जो मैग्नेटिक फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चे F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड के इस कंपोनेंट की वजह से इस पर फोर्स 0 आ जाएगा, थीटा 180 है, इस कंपोनेंट का के करस्पॉन्डिंग एंगल 90 है, तो इसी की वजह से फोर्स आएगा, तो क्यू भी साइन 90, तो क्यू वेलोसिटी v इंटू ये वाले b, तो एक ही b से काम चल जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। ये होगा बच्चे म्यू नॉट आई बाई 4r। चेक करो कोई आंसर है क्या, म्यू नॉट आई क्यू भी, म्यू नॉट आई क्यू भी बाई 4r, तो ये आंसर होगा। आंसर है बच्चे ए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 है, इस तरीके का एक शेप है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, नेट टॉर्क पूछा है, तो उसके लिए क्या करना, 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दो जिसमें करंट इक्वल एंड अपोजिट हो, ठीक है, एक इसमें ऐसे एक इसमें ऐसे, और 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दो जिसमें करंट इक्वल एंड अपोजिट हो, ठीक है, तो एक तो ऐसे दूसरा ऐसे। तो इक्वल एंड अपोजिट करंट वाले वायर को रखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि एक लूप ये मिल जाएगा, इस लूप का मैग्नेटिक डाइ, अगर करंट का सेंस ऐसा है इस वाले लूप में, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम ऐसा हो जाएगा। एक लूप ऐसा है ये वाला, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम ऐसा हो जाएगा। दूसरा वाला लूप ऐसा है जिसमें करंट ऐसे है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसा हो जाएगा। 3 लूप अपने को मिल गए, तीनों पे अलग अलग टॉर्क देख लेंगे। ये वाला लूप इसका टॉर्क m और b एंटी पैरेलल, तो इस वाले लूप पे टॉर्क 0, m क्रॉस b साइन 180 0। यहाँ भी टॉर्क की वैल्यू m और b अपोजिट तो 0, यहाँ पे m और b के बीच का एंगल 90 है, तो यहाँ पे टॉर्क आएगा, और टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b, टाउ होता है मेरे बच्चे टॉर्क m क्रॉस b। m क्रॉस b की अगर पहले डायरेक्शन देखो तो m इधर है, b इधर है, इधर आएगा, इधर कौन सी डायरेक्शन है, z में, तो पॉजिटिव z में आंसर होगा टॉर्क का, ठीक है। तो डायरेक्शन तो क्या पता चल गई। मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे टॉर्क का तो एम बी साइन थीटा होगा, एम बी साइन थीटा का मतलब साइन 90। एम क्या होगा, एन आई ए, एन की वैल्यू 1, करेंट आई, एरिया कितनी होगी 1 है, साइड लेंथ 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, इंटू बी, बी कितना है 2 टेस्ला, करेंट की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2 मिलके होगा 2, तो आंसर होगा बच्चे 2 इंटू के कैप, आंसर होगा 2 के कैप, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो रिजल्ट है, आई होप आपको पता होगा। इनफाइनाइट लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे कैविटी बना दिया, इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में इसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर एल है। पूछा इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चे बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस एल, जे क्रॉस एल, ये तो रिजल्ट है म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस एल, तो आंसर होगा बी, डायरेक्ट रिजल्ट है आपको याद होगा, बी आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें दे रखा है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, आउट ऑफ द प्लेन ले लिया, यहाँ से अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाते हो, एक एम्पेरियन लूप कंसीडर करते हो, तो क्लोज इंटीग्रल जो बी डॉट डी एल होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू इस एम्पेरियन लूप के अंदर की करंट, करंट निकालने के लिए आई अपॉन, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एम्पेरियन लूप की एरिया पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो कर्व हाइपरबोलिक टाइप का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहले तो कर्व ऐसा होगा। इसके आगे अगर बाहर आप एम्पेरियन लूप कहीं पे लेते हो तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बाहर के लिए तो हर जगह टोटल करंट लेंगे आई, तो आई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी बाहर के हर एक पॉइंट के लिए, तो बी डॉट डी एल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो आगे का ग्राफ कॉन्स्टेंट, तो आंसर होगा बच्चे बी, आंसर आ जाएगा इसका बी, आंसर है बी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, एक आसान सा सवाल है, यहाँ पे ले लिया x, यहाँ पे ले लिया y, यहाँ पे ओरिजिन पे करंट है, ये I है ये J है, तो जेड डायरेक्शन इधर होगा, करंट का जो फ्लो है नेगेटिव जेड में है, तो इनवर्स करंट इधर है, यहाँ से r डिस्टेंस पे
यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स और वाई है। हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। करंट इधर, पॉइंट इधर, तो थंब इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चे इधर। ये एंगल ले लिया थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो आपस से थीटा। ये लेंथ x, ये लेंथ y, r की वैल्यू होगी √x² + y²। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो b का ये वाला कंपोनेंट आएगा b cos थीटा, b का ये वाला कंपोनेंट आएगा b sin थीटा, और b की वैल्यू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो b की वैल्यू हो जाएगी बच्चे μ0I/2πr। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा b sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो y/r, तो b × y/r होगा। कॉस थीटा लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो b × x/r होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा बच्चे कितना, ये b × y/r × y कैप और b × x/r - j कैप, ये होगा बच्चे b/r तो दोनों में कॉमन है, तो बाहर कर लिया b/r। ये y × i कैप माइनस में आएगा x × j कैप, और b की वैल्यू पुट कर दो μ0I/2πr, यह आ जाएगा बच्चे b हो जाएगा μ0I/2πr, और r मिल के r², ये होगा y × i कैप माइनस x × j कैप। r² की वैल्यू पुट कर दो, x² + y², तो आंसर है μ0I/2π, r² का मतलब x² + y², y × i कैप माइनस x × j कैप, तो आंसर होगा बच्चे इसका a। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इस तरीके का वायर है, इसकी एफपीडी बना लो। पूछा है कि स्प्रिंग की टोटल लेंथ क्या होगी, नेचुरल लेंथ L है, तो वायर पे लगने वाला नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स m × g होगा। मैग्नेटिक फोर्स इनवर्स है I × L क्रॉस v, ऊपर आएगा मैग्नेटिक फोर्स BIL। स्प्रिंग का एलोंगेशन अगर x मानते हो तो इसका भी फोर्स kx होगा, इस का भी फोर्स kx होगा। एलोंगेशन x ले लिया तो नेट फोर्स 0 होगा, तो जितना डाउनवर्ड्स उतना अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स फोर्स है kx और kx मिलके 2kx + mg = अपवर्ड्स फोर्स होगा बच्चे BIL। तो x की वैल्यू हो जाएगी BIL - mg/2k, इतना तो एलोंगेशन है, प्लस नेचुरल लेंथ L है, तो टोटल लेंथ होगी L0 + BIL - mg/2k, तो आंसर होगा बच्चे B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछा है ड्यू टू दिस लूप, तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दो। एक वायर यहाँ पे, दूसरा वाला वायर यहाँ पे, ठीक है। इसमें करंट ऐसे, इसमें करंट ऐसे, तो जो ऊपर वाला आपको स्क्वायर लूप दिख रहा है, इसमें करंट ऐसे है। इस लूप की वजह से कौन सा पॉइंट है, A0A का मतलब कहीं यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू a और z की वैल्यू भी a है, y तो 0 रखना है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, तो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, x कंपोनेंट पॉजिटिव, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो z कंपोनेंट पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन होगी वो +i कैप और +k कैप होगी। किसमें है, ये तो -j हो गया, ये माइनस तीनों आ गया, +i कैप +k कैप, 1/√2 कर दिया, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो डायरेक्शन आ जाएगी। तो बस डायरेक्शन चेक करना था यार, इसकी वजह से +i कैप, इसकी वजह से +k कैप, यही आंसर है। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्कुलर लूप है, रेडियस r है, करंट I है, विच कैन रोटेट। ठीक है, देख बेटा, पहले सर्कुलर लूप ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में है, इनिशियली रेस्ट में, रेस्ट से छोड़ दिया, करंट का सेंस ले लिया ऐसे, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे होगा, तो टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और वो टॉर्क इसको बी के पैरेलल लाना चाहेगा। लूप को घुमा करके 90 डिग्री जब ये लूप घूमेगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बी के पैरेलल हो जाएगा। तो फाइनल सिचुएशन में डायग्राम कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। वो एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो, इनिशियली रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी 0, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो mb cos थीटा पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है -m × b cos 0, दोनों पैरेलल हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे m × b, m होता है NIA, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट I, एरिया πr² × b, I × πr² × b, तो आंसर होगा बच्चे A। ठीक है,
यहाँ पे पूछा है किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे देखो यार, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इधर होगा साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पे एम और बी परपेंडिकुलर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस जीरो वन होगा। यहाँ पे अपोजिट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चे माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस पाई, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा एम इंटू बी, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस केस में तो मिनिमम आएगी, तो आंसर होगा बच्चे 2B। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, किसी पॉइंट पे इतना है, इज बैलेंस्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस इतना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर वायर की वजह से ये होती है बच्चे म्यू नॉट आई बाई 2R इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया। इसको ये किसको बैलेंस करेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻5 वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करेंट आई कैलकुलेट करना है अपॉन 2, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो होगा बच्चे 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100, इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻5 कैलकुलेट कर लो, करंट की वैल्यू आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, एक बेसिक सा सवाल है, ठीक ना। आंसर आएगा बच्चे बी का मतलब ये 56 मिली एम्पियर आएगा, कैलकुलेट कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कॉइल है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर मालूम है, करंट मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू होती है बच्चे एम क्रॉस बी, तो एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, टॉर्क को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा, तो साइन 90। अब एम की वैल्यू पुट कर दो NIA, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 300 करंट कितनी है 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, तो पाई, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर तो उसका आधा 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो एरिया हो गई, इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी है 5 इंटू 10⁻², तो इंटू 5 इंटू 10⁻², ये आंसर होगा। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर दे रखा है सी है, ये आएगा, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग वायर, ये तो रिजल्ट है, स्ट्रेट वायर है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, रेडियस है बच्चे ए, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर, ये तो रिजल्ट है, जो आपको याद होगा। आर लेस देन ए इनसाइड किसी पॉइंट पे पूछा है, तो किसी ऑप्शन में लिखा है क्या 2 पाई ए स्क्वायर, यही दिख रहा है, ये आंसर होगा, तो आंसर होगा बच्चे बी, रिजल्ट है, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर लाइन लाइज अलॉन्ग द ईस्ट वेस्ट, करंट का फ्लो ऐसे ईस्ट वेस्ट में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ होता है, इस वायर में फ्लो करने वाली करंट मालूम है, पूछा है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना होगा, एफ होता है बच्चे BIL ILB, साइन थीटा मतलब साइन 90 है, करंट की वैल्यू कितना दे रखा है 10 एम्पियर, लेंथ 1 लेना है, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻4, तो आंसर होगा बच्चे 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो आंसर होगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, एक सर्कुलर लूप है, एक कॉइल है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने 20 है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में है, और मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब अगर इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन लेते हो तो लूप इसी प्लेन में है, यानी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इधर होगी, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी अर्थ वाली वो लूप के मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में होगी, यानी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगी परपेंडिकुलर। जब ये लूप नहीं था तो मैग्नेटिक नीडल इसी के प्लेन में होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे हमने लूप को यहाँ पे रखा, अब क्या होगा, लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जितने एंगल से चेंज होगी उतने एंगल से नीडल डिफ्लेक्ट होगी।
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 45 डिग्री चेंज हुई है। तो ये कन्फर्म कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो भी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो लूप के यानी जो कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री एंगल पे आएगी और नीडल 45 डिग्री घूम जाएगी। बस ये थ्योरेटिकली समझना था। और अगर ये बात समझ में आ गई तो कुल मिला जुला के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसको लूप कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड से इक्वेट कर देना। और कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे μ0I/2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। BH कितना दे रखा है 0.34 10⁻⁻⁴। μ0 की वैल्यू 4π 10⁻⁻⁷। करंट की वैल्यू पूछा है अपॉन 2 टाइम्स r, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻², नंबर ऑफ टर्न्स 20। सॉल्व कर लो, आई आ गया। आई होप आप कैलकुलेशन कर लोगे। आंसर इसका क्या दे रखा है कैलकुलेशन के बाद चेक कर लेना। आंसर है बच्चे ए, यानी ये वाला आएगा। पाई के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये तो इन्फॉर्मेशन है। हाउ डज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई ऑफ पैरा मैग्नेटिक मटेरियल चेंजेज। T⁻⁻1 होता है। आंसर चेक कर लो, बी है, यही होगा। T⁻⁻1 के प्रोपोर्शनल होगा। ये तो पूरा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी पूरा इन्फॉर्मेटिव है। ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। B = μ0H+I होता है। B = μ0H को कॉमन ले लो तो ये रेशियो आता है। ये इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है ना। μ0 = μ × 1 + ठीक है। तो आंसर सी इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो हमें आंसर बी और ए सेलेक्ट नहीं करना, इसको हटा दो यार। आंसर जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट उसको सेलेक्ट करना है। तो हमारा आंसर सी होगा। ये तो होता ही होता है। तो इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। आई होप बच्चों को याद भी होगा। 18 के बाद आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी इन्फॉर्मेटिव है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। ये इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा बच्चे ए। मे बी इनफाइनाइट, मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। बस ये फिक्स नहीं होता है। तो इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये आंसर होगा। यहाँ पे आते हैं, एक अल्फा पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ की रेडियस है बच्चे r, t = 0 मान लो यहाँ पे था। और सेंटर से 2r डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट a है। ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r होगी। ये सर्कल में घूम रहा था। पूछा है कि मिनिमम टाइम इंटरवल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का मतलब अल्फा पार्टिकल चार्ज पॉजिटिव होगा। सर्कल में घूम रहा था, इस तरीके से घूम रहा होगा। जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे 0 होगी, उस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में ऐसे। उसके बाद Q × V×R की वैल्यू पॉइंट ए पे 0 हो जाएगी। तो पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। उसी तरीके से एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दो। जब ये ऐसे घूमता हुआ सर्कल में पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, तो फिर से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट के बीच में मूव करना है और मिनिमम टाइम चाहिए। तो सबसे बढ़िया मिनिमम टाइम कौन सी होगी? ये पॉइंट 1 ले लो, पॉइंट 2 ले लो, 1 से चल के 2 तक जाना ये रास्ता। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम इंटरवल होगा वो मिनिमम पॉसिबल टाइम इंटरवल आएगा, जिस टाइम इंटरवल में मैग्नेटिक फील्ड एक बार यहाँ 0 होगी, एक बार यहाँ 0 होगी। तो उसके लिए यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करो, इसको मिला दो, ये रेडियस हो गई, ये थीटा ले लिया। तो साइन कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, कॉस थीटा r/2r, तो थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। उसी तरीके से इसको मिला दो, तो यहाँ भी एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में कितना घूमा? 60 और 60 मिलके 120। 120 का मतलब 2π/3 = ओमेगा × t। t से डिवाइड कर दो तो ओमेगा की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2π/3t। ये आंसर है, 2π/3t, इतना ओमेगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड सेक्शन है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर वाले। एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे डिस्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो ए और सी ऑप्शन में तो डायरेक्शन पूछा है। तो पॉजिटिव चार्ज जिस सेंस में रोटेट करेगा उसी सेंस में करंट फ्लो करेगी, उसी सेंस में फिंगर को कर्ल करो, थंब आएगा आउटवर्ड्स।
एक तो डायरेक्शन आ जाएगी बच्चे आउटवर्ड्स। उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाओ, डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट ले लो। अब इस डी आर थिकनेस में कितना चार्ज है पहले वो निकाल लो। तो चार्ज जो डी क्यू होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया होगी बच्चे 2πr इंटू डी आर, ये चार्ज आ गया। इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग अगर करंट की वैल्यू चाहिए तो डी आई हो जाएगा डी क्यू बाई टी, और टी का मतलब 2π बाई ओमेगा, तो ओमेगा को ऊपर कर देना, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट कर देना, तो डी क्यू हो जाएगा सिग्मा 2πr इंटू डी आर अपन होगा बच्चे 2π इंटू ओमेगा, 2π से 2π गया, ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा आर इंटू डी आर, डी आई हो गया। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इसको मान सकते हो। इस लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आएगी बच्चे डी वी इक्वल टू म्यू नॉट, करेंट है डी आई अपॉन 2r, रेडियस है आर, रेडियस आर है तो म्यू नॉट बाई 2r, करंट की वैल्यू डी आई पुट करो वहाँ से, सिग्मा ओमेगा आर इंटू डी आर, इंटीग्रेट कर देना 0 से लेके कैपिटल आर तक। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चे म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा कांस्टेंट बाय 2, आर से आर गया तो डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर। हाँ, सिग्मा अगर कैलकुलेट करना चाहो तो सिग्मा होगा टोटल चार्ज क्यू अपॉन टोटल डिस्क की एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर देना क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा म्यू नॉट क्यू अपॉन 2 पहले से था, नीचे पाई आर स्क्वायर और आ जाएगा, यहाँ ओमेगा इंटू आर, ये कार से कार गया तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2πr, म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2πr, तो आंसर होगा डी। इसका आंसर आएगा बच्चे ए और डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल क्यू है, यहाँ से मूव करके यहाँ तक गया। हमको पता मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा नहीं, जो भी वर्क आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट लगेगा, इसकी वैल्यू होगी क्यू इंटू ई। तो वर्क डन बाय, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेना यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क क्यू ई है, एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 2a होगा, तो क्यू वी इंटू 2a इक्वल टू यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू एम इंटू 2v का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा बच्चे क्यू ई इंटू 2a, ये चेक करके देखना यार, 3 बाई कितना 2 आ रहा है ना, एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू चाहिए तो ई को छोड़ दो, क्यू इंटू 2a को राइट में ले जाओ, तो 3 एम इंटू वी का स्क्वायर, 2 और 2 मिलके 4 क्यू इंटू ए, तो 3/4 एम वी स्क्वायर बाई क्यू इंटू ए, ये सही है। फिर पूछा रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, रेट ऑफ वर्क डन का मतलब ये पावर पूछा है, तो पावर हो जाएगा बच्चे एफ इंटू वी, तो एफ का मतलब क्यू ई इंटू वेलोसिटी वी, ई की वैल्यू पुट कर दो, तो क्यू ई की वैल्यू है 3 एम वी स्क्वायर अपॉन 4 क्यू इंटू ए इंटू वी, तो क्यू से क्यू गया 3 एम बी क्यू बाई 4a, 3/4 एम बी क्यू बाई ए, तो बी ऑप्शन भी सही है। सी में पूछा रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, वेलोसिटी इधर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नहीं पी पे तो जीरो नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, हाँ क्यू पे जीरो जरूर होगा, तो लास्ट ऑप्शन में क्यू लिखा है। रेट ऑफ वर्क डन बाई बोथ फील्ड साइड क्यू इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही वर्क नहीं करेगा, तो रेट ऑफ वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ही जीरो होगा, और इस पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी पावर डिलीवर नहीं होगी, तो दोनों की वजह से रेट ऑफ वर्क डन जीरो आएगा। आंसर होगा बच्चे ए बी एंड डी, ए बी डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो आसान सा आंसर है, क्वेश्चन है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जीरो हो गए तो पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, एक्सेलरेट होगा ही नहीं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा, कोई डेविएशन होगा ही नहीं। दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड से मतलब ही नहीं है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को मूव करा दो तो बिना डेविएशन के सीधे चला जाएगा, बी भी पॉसिबल है। सी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉन जीरो हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ले लिया, और वेलोसिटी ले लिया उसके पैरेलल दोनों के, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी या मैग्नेटिक फोर्स जीरो,
इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा लेकिन सेम डायरेक्शन में लगेगा। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन सेम डायरेक्शन में चेंज होगी, तो वेलोसिटी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी लगेगा ही नहीं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो सीधे चलता हुआ चला जाएगा, स्पीड बस चेंज होगी। तो सी में भी कोई डेविएशन नहीं होगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डी में ई पैरेलल टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के पैरेलल है, ये तो ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई तो एफ इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी से डिफ्लेक्ट करा देगी, तो इस केस में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो डी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा बच्चे ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, O2+ है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो जितने छोटे सर्कल में घूमेगा उसका उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जो बड़े सर्कल में घूमेगा उसका डिफ्लेक्शन कम होगा। यही मेन कंसेप्ट है। 3 पार्टिकल हैं, चेक करना है कौन सबसे छोटे सर्कल में घूमेगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ज़्यादा एंगल घूमेगा, और जो बड़े सर्कल में डिफ्लेक्ट होगा, बड़े सर्कल में घूमेगा वो कम डिफ्लेक्ट होगा। कुल मिला जुला कि जिसका रेडियस ऑफ सर्कल कम होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी ये होता है बच्चे √2mk/q/v, तो r इज प्रोपोर्शनल टू √m/q, तो r1:r2:r3 इक्वल टू, हाइड्रोजन है तो मास 1 हो गया तो 1, चार्ज q ई हो जाएगा, H2 दूसरा कौन है, हीलियम प्लस तो मास 4 तो √4, चार्ज चार्ज कितना, हीलियम प्लस है, ई हो जाएगा। तीसरा O2+ है तो मास 16 है अपन चार्ज 2 है, ठीक है ना, 2e हो जाएगा, इसका चार्ज e है, तो चेक करो 1/e/2/e/4/2e, ये हो जाएगा बच्चे 1:2:2। तो सबसे कम रेडियस 1 की, 1 का मतलब हाइड्रोजन का, तो सबसे छोटे सर्कल में हाइड्रोजन घूमेगा तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हाइड्रोजन का होगा, H+ का। और दूसरा हीलियम प्लस और O2+ का, दोनों का रेडियस सेम होगा, यानी दोनों का डिफ्लेक्शन सेम आएगा, तो हाइड्रोजन प्लस विल डिफ्लेक्ट मोर और हीलियम प्लस एंड O2+ विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली। ए एंड सी आंसर होगा, ठीक है ना, आंसर होगा बच्चे ए एंड सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आसान सा क्वेश्चन है। एक बीम है इलेक्ट्रॉन की, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, परपेंडिकुलरली, पाथ सर्कुलर होगा हमको पता है, लेकिन ये भी कंफर्म है कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क करेगा नहीं, तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेंगे, तो एनर्जी गेन लिखा है तो ऐसे ही गलत हो गया, एनर्जी गेन होगी ही नहीं, वो कांस्टेंट रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो QVB होता है, Q का मतलब E वेलोसिटी है, V मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी मास बाई मोमेंटम इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, तो B इंटू P/m, M/P लिखा है उल्टा है तो गलत हो गया। रेडियस पूछा है R होता है बच्चे MB/QB यानी EB, MB का मतलब मोमेंटम P/EB, तो सी आंसर सही है। वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क तो वैसे ही 0 होता है, तो आंसर होगा बच्चे डी, तो आंसर होगा सी एंड डी। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पे 2 पैरेलल मेटल सीट हैं और इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड μ0K/2 होती है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें पॉइंट ए पे, इसमें करंट इधर है तो डायरेक्शन इधर, दूसरी वाली सीट में भी करंट इनवर्स तो डायरेक्शन इधर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है पॉइंट ए पे। ए पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दोनों की ऐड होगी, तो μ0K/2 प्लस हो जाएगा μ0K/2, ऐड कर दो तो μ0 × K। μ0 की वैल्यू है बच्चे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, K का मतलब करंट पर यूनिट लेंथ, तो 10/π, तो चेक करो यार 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला यानी 4 माइक्रो टेस्ला, ये आंसर सही हो गया। बी की बात करें तो बी पे इस वाले सीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट में, ऊपर वाले की वजह से लेफ्ट में, तो पॉइंट बी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज 0, तो आंसर होगा ए एंड सी, ए और सी आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इस बार मैग्नेट है, सस्पेंड करके छोड़ दिया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा t = होता है 2 पाई √I/m × v। ए ऑप्शन में लिखा है डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, सही है।
बी में लिखा है इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अगर बी को इंक्रीज करोगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, तो भी गलत हो गया। विल रिमेन अनचेंज्ड इवन अनदर मैग्नेट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस। दूसरा मैग्नेट रखोगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके बी को चेंज कर देगा, तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो इनकरेक्ट हो गया। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द मैग्नेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करेगा, तो डी भी सही है। आंसर होगा बच्चे ए एंड डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है किस केस में डिफ्लेक्शन पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल अनडिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, चार्ज पार्टिकल गया, पूछा है किस केस में बिना डिफ्लेक्टेड जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट केस है नॉट पॉसिबल, बिना डिफ्लेक्टेड नहीं जाएगा, मतलब डिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट केस में ई और बी दोनों पैरेलल हैं, चार्ज पार्टिकल को भी सेम डायरेक्शन में मूव करा दो वी से, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ही जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी, स्पीड भले चेंज हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, तो कभी डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो ए में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें अनडिफ्लेक्टेड है, तो ए में अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। ई इज नॉट कोलिनियर टू बी, तो इस केस में मान लो चार्ज पार्टिकल क्यू ले लिया, इसकी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ले लिया इनवर्स, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी से मैग्नेटिक फोर्स इधर आ जाएगा क्यू बी बी, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर नहीं है, लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर दिया तो बिना डिफ्लेक्शन के जा सकता है, ये पॉसिबल है। बी में भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ये पॉसिबिलिटी है, तो बी भी आंसर नहीं होगा। जिसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है, मतलब जिसमें डिफ्लेक्शन हो सकता है होगा ही होगा, उसको सेलेक्ट करना है। इसमें लिखा है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कोलिनियर टू बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और हो गई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के पास इधर भी वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन में भी वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा, और जैसे इधर कंपोनेंट आया इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लग जाएगा, और उसकी वजह से ये इसको डिफ्लेक्ट करा देगी, तो इस केस में डिफ्लेक्शन होगा ही होगा, तो सी आंसर सही है। डी में इज पैरेलल टू बी बट वी इज नॉट कोलिनियर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मैग्नेटिक फील्ड इधर है लेकिन वेलोसिटी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो डी आंसर भी है, डिफ्लेक्शन होगा ही होगा। इसमें डिफ्लेक्शन होगा होना कन्फर्म है, उसको सेलेक्ट करना है, तो आंसर होगा बच्चे सी एंड डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। टू आयन्स है इक्वल मासेज बट एक सिंगली आयोनाइज्ड है, तो पहले पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे वाला ट्रिपल है तो प्लस ई होगा, दूसरे वाले पे चार्ज आएगा प्लस 3e। दोनों को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, सेम डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से, तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। दोनों का मास सेम, वेलोसिटी सेम, b सेम, तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। पहले वाले का चार्ज के कंपैरिजन में दूसरे वाले का चार्ज ट्रिपल है, दूसरे वाले का चार्ज ट्रिपल है तो उसकी रेडियस 1/3 होगी, तो पहले वाले की रेडियस ट्रिपल, दूसरे वाले की रेडियस पहले वाले के कंपैरिजन में 1/3, तो बोथ आयंस विल गो, सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस गलत हो गया। सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द सिंगल आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल विल हैव रेडियस ट्रिपल दैट ऑफ द अदर, तो सही है, ये सही है। दोनों सर्कल में घूमेंगे, ये भले बड़े सर्कल में घूमेगा लेकिन पास तो यहीं से करेगा, तो हर एक राउंड के बाद ये इनका सर्कल यहाँ पे टच करेगा इस पॉइंट पे, तो द टू सर्कल्स टच ईच अदर, डी सही है। आंसर होगा बच्चे ए एंड बी एंड डी, 19 का 29 का बी एंड डी। लास्ट में तो सीधा सा रिजल्ट है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे करंट आती है तो यहाँ यहाँ यहाँ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, यहाँ पे इधर, इस पूरे की मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड को खा जाएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ऐसे ही जीरो, इसकी वजह से ऐसे ही जीरो, रिंग वाला केस होगा यार, इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगन। यही नहीं अगर ये वायर यहाँ पे भी है तो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यही नहीं अगर ये वायर यहाँ पे जाता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ से जाता है तो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इनसाइडेड रेगुलर हेक्सागन होगा वहाँ भी यही केस होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है वहाँ भी यही केस है। ये तो रिजल्ट है, आई होप आपको पता होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, तो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन जीरो। डी में लिखा है जीरो इवन इफ द करेंट आई लिव्स पॉइंट डी इंस्टेड ऑफ ई, डी से जाती है तो भी जीरो, सही है। ये तो रिजल्ट है, आपको याद होगा, ये होता ही है। तो इस तरीके से बच्चों ये कंप्लीट हो गया, इसका आंसर बी और डी होगा, बी एंड डी। थैंक यू, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं बेटा, ठीक है। अब ऑफ करते हैं, ख़त्म करते हैं।